नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। देश में आम चुनाव के ऐलान के साथ ही फिर एक बार लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी उत्सव में सियासी पार्टियां सक्रिय हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी देश के इस लोकतंत्र की ताकत को समझती है, इसीलिए अपने अपने पक्ष को जनता के सामने मजबूती से रखने में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी ने संकल्प पत्र पर मंथन भी शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में सबकी नजर प्रियंका गांधी पर टिकी है, जो पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा ले रही हैं। दीपक, वो बोलेंगी या नहीं ये अभी पता नहीं है, सस्पेंस बना हुआ है। जरूर बोलेंगी। ओके। उधर पीएम मोदी ने बापू की स्मृति के बहाने कांग्रेसी सोच और संस्कृति पर निशाना साधा और कांग्रेस मुक्त भारत के बीजेपी के नारे से कांग्रेस की संस्कृति को देश से मुक्त करने का आह्वान भी किया। इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई। लेकिन आंचल, उन्होंने आज कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं की, उन्होंने कांग्रेस की संस्कृति से मुक्त भारत की बात की है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी 5 साल में इतने परिवर्तित हो गए? वो एक जवाब दीजिए। अभी 3 राज्यों का नतीजा आया, उन्होंने सोचा है कि मैं कम से कम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। नहीं, उनको लगता था कि शायद ये जुमला उन्होंने देकर कांग्रेस मुक्त भारत, जिस पर कांग्रेस बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाती थी कि भाई हमसे मुक्त कर लो देश को, तो उन्होंने उस शब्द को अब कांग्रेस की संस्कृति कर दिया है। उन्होंने अपने उस शब्द के अंदर मॉडिफिकेशन किया है, उस फ्रेज के अंदर मॉडिफिकेशन किया है, और उनको ये लगता है कि अगर वो कांग्रेस की संस्कृति को पर कुठाराघात करेंगे और उस पर ठोकर लगाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि कांग्रेस की संस्कृति क्या है। जैसे आज सुबह आप कह रही थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों एक मंच पर मौजूद होंगे, तो इससे बेहतर है कि आप रॉबर्ट वाड्रा को भी बुला लीजिए, चारों हो जाएंगे, फिर अगली पीढ़ी को भी बुला लीजिए, अगली पीढ़ी भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री उसी संस्कृति की तरफ बात करना चाहते हैं, और इसीलिए आप हेडलाइन पढ़ रही थी, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री ने वार किया है परिवारवाद, और परिवारवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाने वाले हैं। बिल्कुल, तो सारी खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ लोकतंत्र जिंदाबाद में। इसके अलावा लोकतंत्र जिंदाबाद में आज कुछ और बड़ी खबरें हैं जिनको हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे, क्योंकि इनका लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। पहली खबर है, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सबकी नजर प्रियंका गांधी पर बनी हुई है कि वो क्या बोलेंगी। वहीं पीएम मोदी ने बापू की स्मृति पर एक ब्लॉग लिखा, जिसमें कांग्रेस की सोच और संस्कृति पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की संस्कृति से देश को मुक्त करना है और कांग्रेस के परिवारवाद ने लोकतंत्र का अपमान किया है। देखिए, शब्द आ गया परिवारवाद। बिल्कुल, इसका इंतजार ही कर रहे थे हम। इसका इंतजार मैं कर रहा था कि परिवारवाद का शब्द आया, और इसी कांग्रेसी संस्कृति, क्योंकि बीजेपी के पास ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि उनका जो कार्यकर्ता है वो काडर से निकल कर आता है, उनका जो कार्यकर्ता है नीचे से निकल कर आता है। हालांकि अब बीजेपी में भी परिवार आपको दिखने लग गए हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस मंत्रियों के लेवल पे पूरा सर्वे और अब पूरा का पूरा रिपोर्ट्स आनी शुरू होगी कि कितने बच्चों को कैसे कैसे टिकट्स मिली, चाहे वो राज्यों के लेवल पर हो या केंद्र के लेवल पर हो। लेकिन साथ ही साथ एक और परिवारवाद भी तो है बीजेपी के साथ, संघ परिवार है। संघ परिवार है, लेकिन संघ परिवार को आप उसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, लेकिन उस तरह का परिवार वो नहीं है कि जिस परिवार में डायनेस्टी नहीं है, डायनेस्टी हो या जिस परिवार के अंदर आपने जन्म लिया हो। तो देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री किस तरह से चुनाव प्रचार के अंदर अपनी बात रखते हैं। अगली खबर कौन सी है? आतंकी मसूद अजहर को जी कहने पर राहुल गांधी बुरी तरह घिर गए हैं। बीजेपी ने राहुल के बयान के बहाने पूरी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस भी बैक फुट पर जाने की जगह फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी को जवाब दे रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने बाकायदा रविशंकर प्रसाद का दीपक ट्विटर पे भी डाल दिया है, जिसमें वो भी हाफिज सईद जी कह रहे हैं। तो जी की राजनीति, दोनों तरफ से जी पॉलिटिक्स शुरू होगी। बहरहाल चुनावी गणित में यूपी की 80 सीटों पर बहुत बड़ा रोल है और हर पार्टी इसको बखूबी समझती है। इसी को देखते हुए एसपी बीएसपी के रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद कांग्रेस ने भी मुलायम सिंह यादव के गढ़ की 6 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। ये गिव एंड टेक है, मोटे तौर पर ऐसा होता रहा है, क्योंकि कन्नौज की सीट पर जब डिंपल यादव लड़ी थी तब कांग्रेस ने वहां से कैंडिडेट नहीं दिया था। अभी अगर हम 2014 की बात करें, लेकिन क्या ये अंडरस्टैंडिंग आगे तक जाएगी? आगे से मेरा मतलब है
कास्ट इक्वेशंस को देखकर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, या एक अनकही अंडरस्टैंडिंग इस अलायंस के अंदर बन जाएगी कि एसपी और बीएसपी के कैंडिडेट जहां पर स्ट्रांग है वहां पर कांग्रेस या तो पीछे हो जाए, या फिर ऐसे कैंडिडेट उतारे जो बीजेपी के वोट काटे जात के आधार पर एसपी और बीएसपी के वोट नहीं काटे। इस बात की चर्चा लंबे समय से चल रही थी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे क्या है यह हम आपको बताते हैं। सबसे अहम खबर अयोध्या विवाद पर भी है, क्योंकि मामला आगे बढ़ गया है। मध्यस्थता कमेटी ने कल बैठक बुला ली है, जिसमें सभी पक्षकारों को शामिल होने का नोटिस जारी किया गया है। तो क्या नहीं दिखाएंगे आंचल, ये बता दीजिए। सबसे पहले अयोध्या में मध्यस्थता से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी आपको नहीं देंगे जिसके दिखाने से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती। यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आंचल साफ कहा था कि मध्यस्थता से जुड़ी हुई खबरों की रिपोर्टिंग कोई नहीं करेगा, और कोई भी पक्ष मध्यस्थता के अंदर क्या हो रहा है ये बाहर आके पत्रकारों को नहीं बताएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। आगे चलते हैं। 2019 का चुनावी महासमर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2014 में सत्ता गंवाने के बाद से कांग्रेस लगातार हार का मुंह देख रही है। हालांकि आम चुनाव से पहले 3 राज्यों में कांग्रेस की वापसी से कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी बढ़े हुए आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन पीएम मोदी और अमित शाह के गढ़ में किया है। वहीं बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह मौजूद हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने जा रही हैं। अहमदाबाद में वो मौजूद हैं। सबसे पहले बात ये कि प्रियंका गांधी बैठक में महासचिव की हैसियत से शामिल हुई है और मंच पर न बैठकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बैठी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस अहम बैठक का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी अहमदाबाद से क्या एजेंडा सेट करके जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी आंचल, और वो बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि कांग्रेस अपने नेतृत्व में तमाम विपक्षी दलों को एक कर एक फॉर्मिडेबल अलायंस जो है वो लोगों के सामने रखे। लेकिन दूसरे दलों ने नहीं किया और कांग्रेस ने भी उसकी कोशिश नहीं की, या कांग्रेस पूरी तरह से उसमें फेल हो गई। ऐसे में एडवांटेज मोदी जाता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एजेंडा सेट करने की कोशिश जरूर कर रही है बीजेपी, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर कैचअप का गेम चल रही है, क्योंकि एजेंडा मोदी सेट करते हैं और कांग्रेस फॉलो करती है। हालांकि बड़ी मुश्किल में कांग्रेस ने जान के गुजरात को चुना है, सीडब्ल्यूसी की बैठक इधर कराने की सोची है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एजेंडे पे वो एक बार फिर से बेरोजगारी का मुद्दा लाना चाहती है, वो जो रूरल डिस्ट्रेस है वो सारे मुद्दे लाने चाहती है, क्योंकि राष्ट्रवाद और खासतौर से पुलवामा के बाद एक तरह से बहुत सी चीजें बदली हैं, पूरा नैरेटिव बदला है। आइए सीधे चलते हैं रजत राकेश टंडन के पास। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही सबसे पहले एक खबर ब्रेक की थी कि प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी में एंट्री होने वाली है, वो महासचिव बनने वाली है और उत्तर प्रदेश का प्रभार उनको दिया जाएगा। रजत, ये एक शानदार खबर तो आपने ब्रेक करी थी, अब मुझे ये भी ब्रेक करके बताइए कि क्या प्रियंका गांधी इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोलेंगी? बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी खुद कोई शुरुआत नहीं करेंगी, लेकिन जो डिस्कशन चल रहा होगा, जो स्ट्रेटेजी की बात चल रही होगी, कैंपेन की बात चल रही होगी, मुद्दे की बात कर रही होगी, उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा इंटरवीन कर सकती है, अपनी चीजें ऐड कर सकती है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, भाई राहुल गांधी को पूरा मौका रहेगा अध्यक्ष के तौर पर वो बात करें, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो एड ऑन होगा इंटरवीन करके वो प्रियंका गांधी वाड्रा इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में जरूर बोलेंगी, अपनी बात रखेंगी। मेरी जो जानकारी है और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि इस समय जो मुद्दा चल रहा है नेशनलिज्म का और एंटी नेशनलिज्म का, जिस तरीके से कांग्रेस को खड़ा किया जा रहा है कि नेशनलिज्म के अपोजिट है, इस चीज को लेकर सबसे पहले डिस्कशन होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि क्या हमारा परसेप्शन खराब हो रहा है, इसको ठीक कैसे किया जाए, कैसे इस चीज से लड़ाई की जाए। क्योंकि बैकफुट पर कांग्रेस रही जब पुलवामा और एयर स्ट्राइक हुआ, वो 10 से 15 दिन ऐसा था जहां कांग्रेस खुद मानती है अपने आप को कि हाँ, वो चुनाव में लगभग 2 महीने पीछे चली गई। जो माहौल पुलवामा के पहले 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी का था वो अब नहीं है। अलायंसेस जो हो जाने चाहिए तो वो नहीं हो पाए, ठीक से काम नहीं कर पाए। प्रियंका भी जब उत्तर प्रदेश में उतरी तो उसके बाद वो माहौल ऐसा नहीं था कि वो प्रचार को आगे बढ़ा पाती। उसके बाद पहले ये सीडब्ल्यूसी होनी थी, इसको कैंसिल किया गया। तो कांग्रेस यहां पर ये स्ट्रेटजी बनाएगी कि नरेंद्र मोदी बीजेपी को कैसे घेरा जाए। इस समय का जो नेशनल पर्सपेक्टिव है, नेशनल नैरेटिव है, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे फिट करे, और साथ ही साथ अहमदाबाद में ये सीडब्ल्यूसी करके एक मैसेज देना चाहती है कि कहीं भी कांग्रेस पार्टी डरी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हेड ऑन लेने के लिए तैयार है। इसीलिए शायद मोदी और अमित शाह के गढ़ में आज बिगुल फूंक रही है कांग्रेस पार्टी, और प्रियंका गांधी पहली बार है, उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और
शाम को एक बड़ी रैली होगी जिसमें हार्दिक पटेल जो है पाटीदार नेता दीपक जी वो शामिल होंगे। तो आप कह सकते हैं एक मोरल बूस्टर की, एक खबरों में आने की और एक ये चीज जताने की नहीं कि कांग्रेस अभी इस चुनाव में 2019 में है, ये चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की कि कैसे यूटर्न मिले इस चुनाव के अंदर। ये पूरी कवायद सुबह 9 बजे से शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक चलेगी। रजत, आपने महत्वपूर्ण बात बोली, मुझे ये बताइए, आपकी एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि अभी पाकिस्तान पर कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। उनका यह बयान बेहद सिग्निफिकेंट है। ऐसे में अगर चुनाव के बीच जो कार्यवाहक सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो अभी इस वक्त कार्यभार संभाल रही है जब तक चुनाव नहीं होते हैं, ये सरकार कोई भी डिसीजन ले सकती है। अगर ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ सरकार कोई कड़ा डिसीजन लेती है तो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक वाला माहौल फिर से आ जाएगा। क्या कांग्रेस इसको ध्यान में रखकर किसी तरह की स्ट्रेटेजी बनाएगी कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? फिर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर से उसे बैक फुट पर आना पड़ेगा। वो फ्रंट फुट पर कैसे आए, इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस यही चाहती है कि जो नैरेटिव हो, पर्सपेक्टिव हो, जिन चीजों पे चुनाव लड़ा जाए वो सीमा के इस तरफ के मुद्दे हों, यानी कि देश के जो अपने मुद्दे हैं उस पर ये चुनाव लड़ा जाए। 5 साल जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए उस पर लड़ा जाए। जॉब्स पे हो, डिमोनेटाइजेशन पे हो, जीएसटी पे हो, इन सब चीजों पे बात हो, रफेल पे बात हो। ये चाहते हैं कि किसानों के और नौजवानों के नाम पे ये चुनाव लड़ा जाए, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। तो ये जो CWC की बैठक दीपक जी मेरे पीछे चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि ये पर्सपेक्टिव और नैरेटिव जो है देश का इस वक्त चुनाव को लेकर नेशनलिज्म का, इसमें कांग्रेस पार्टी कैसे फिट हो, कैसे स्पेस मिले और ऑक्सीजन जो कांग्रेस पार्टी को इस समय चाहिए जो कि नहीं मिल पा रही है दीपक जी, उसमें कैसे अपने आप को सेट करके मोदी के लिए एक अल्टरनेटिव के रूप में कांग्रेस अपने आप को प्रेजेंट करे। राहुल गांधी आगे आए, इस बात को संभाले, मोर्चा संभाले, इसी के लिए ये बैठक हो रही है। हो सकता है अंदर इस बात की चर्चा हो जो राहुल गांधी ने कहा था कि मौलाना मसूद अजहर को खुद अजीत डोभाल वहां पर छोड़ के आए थे, एनडीए शासनकाल में हुआ था। हालांकि उसमें एक फंबल और मिस्टेक कर गए थे जिसको लेकर आलोचना हो रही है, जो खबर आपने इससे पहले पढ़ी। लेकिन इस चीज से कैसे बाहर आया जाए, कैसे इस चुनाव को वापस सीमा पार से सीमा के अंदर लेके आया जाए, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा और यही सबसे बड़ी मुश्किल होगी कांग्रेस पार्टी के लिए कि कैसे देश में 5 साल पे जो कार्यकाल रहा है नरेंद्र मोदी का, जो चीजें हुई है जो कांग्रेस को एज विपक्ष लगती है कि हाँ मोदी वहां फेल हुए हैं, उस फेलियर को कैसे उजागर किया जाए और सीमा पार से ये चुनाव ना कंट्रोल हो उन मुद्दे पर। इन सब चीजों को लेकर मुझे लगता है CWC में कवायद चलेगी आज पूरे दिन। लेकिन रजत, मैं आपको एक बता दूं, राहुल 2 फैक्चुअल गलती कर गए हैं। एक फंडामेंटल गलती कर गए हैं, एक फंबल कर गए हैं। उन्होंने मौलाना मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कह दिया है और साथ ही साथ उनका ये बयान कि मौलाना मसूद अजहर को खुद अजीत डोभाल छोड़कर आए थे, ये गलत है। अजीत डोभाल 26 दिसंबर को कंधार चले गए थे। वो उस कमेटी के सदस्य थे जिस कमेटी ने आतंकवादियों की रिहाई के संबंध में बातचीत की थी। मसूद अजहर को जो लेकर गए थे वो जसवंत सिंह थे और उनके साथ कोई बड़े अधिकारी शामिल नहीं थे। अजीत डोभाल पहले ही चले गए थे और ये पूरी कैबिनेट का फैसला था कि मौलाना मसूद अजहर को छोड़ा जाए। और एक बात और अपने कांग्रेसी मित्रों को बताना, अगर वो गलती कर रहे हो यहां पर, कि कांग्रेस ने एक ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए जब विमान में बैठे हुए लोगों के नेता के लोगों के परिवार वाले जब उग्र प्रदर्शन कर रहे थे पीएम हाउस के सामने, शास्त्री भवन के अंदर, तब एक ऑल पार्टी मीटिंग, तो उस ऑल पार्टी मीटिंग के जो हैं वो मिनट्स भी सामने आ सकते हैं। इस चुनौती का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। रजत, इसी सवाल पर मैं आऊंगा लेकिन एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी कि प्रियंका क्या करती है, राहुल क्या करते हैं और राहुल किस तरीके से नरेशन बदलने की, जो बातचीत का माहौल है उसको बदलने की कोशिश करते हैं और क्या वो अपने मुद्दे, उनके मुद्दे क्या है, किसान उनका मुद्दा क्या है, बेरोजगारी उनका मुद्दा क्या है, रूरल डिस्ट्रेस, इन तीनों मुद्दों पर वो कैसे लेकर आते हैं चुनाव को, इस पर हमारी नजर रहेगी और रजत पर बात करेंगे इसी मुद्दे पर। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे असाइनमेंट एडिटर आतिर खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिर, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस इस माहौल में नरेशन को चेंज कर पाएगी, बहस को बदल पाएगी? देखिए, बहुत एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी जो नैरेटिव है देश में वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है, नेशनल सिक्योरिटी हर एक के मन में है और इसमें सरकार को काफी कामयाबी मिली है। लिहाजा इसको बदलकर अपने एजेंडे पर लाना, चाहे वो फार्मर्स डिस्ट्रेस हो, किसानों की समस्या हो, बेरोजगारी हो, या फिर जो उनका एजेंडा चला रहा है रफेल को लेकर, उस पर वो वापस आए। आपने देखा है कि वो राहुल गांधी हमेशा जब भी आते हैं रफेल की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में क्या सवाल खड़े किए जाएं
जो कि बीजेपी की घेराबंदी कर सके। मुझे लगता है इस पे काफी विचार किया जाएगा और इस पे एक जो डिसीजन होगा। ठीक है, सीधे रजत के पास चलते हैं। रजत हमें कुछ बताना चाहते हैं। रजत, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, पीछे आप देख सकते हैं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल जो है वो सीडब्ल्यूसी जहां की बैठक है वहां से निकलने में अपने कैमरामैन से कहूंगा जूम करके वो फोटो दिखाएं। आप पीछे देख सकते हैं हार्दिक पटेल है। ज्वाइनिंग शाम को होनी है, लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पटेल जो है वो सीडब्ल्यूसी के जो नेता है यहां पर उनसे मिलने आ गए हैं। मनोज, हार्दिक भाई थोड़ा सा आ जाइए। आप देख सकते हैं पीछे ये हार्दिक पटेल है, ब्लू जैकेट में आपको दिख सकते हैं। शाम को ज्वाइनिंग होगी, पहले भी इन्होंने कहा था मुस्कुराते हुए। आप देख सकते हैं शक्ति सिंह गोहिल है, हार्दिक पटेल है, साथ में अल्पेश ठाकुर भी है। लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कहीं बीजेपी में ना चला जाए, लेकिन आप ये देख सकते हैं जो तिकड़ी है वो सामने है। ये कैमरा मैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं। ये स्पेशल तस्वीरें हैं दीपक जी जो आप सामने देखेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक अंदर चल रही है और हार्दिक पटेल यहाँ आ गए मुस्कुराते हुए हैं। तो ये जो चर्चा थी कि हाँ वो ज्वाइन करेंगे, उन्होंने कहा था कि हाँ वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विक्ट्री का साइन आप देख सकते हैं इस वक्त ये लोग दिखा रहे हैं। तो ये अब तय है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुमा नहीं है दीपक जी कि कांग्रेस पार्टी में अब हार्दिक पटेल आ गए हैं। जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, शक्ति सिंह है यहाँ पर, अल्पेश ठाकुर है, भरत सिंह सोलंकी है, सबके सामने खड़े हुए हैं। तो ये कुछ विजुअल्स थे जो मुझे दिखा कि हाँ पीछे हार्दिक पटेल आ गए हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये लाइव विजुअल्स नहीं, बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। हार्दिक पटेल की मौजूदगी ही कम से कम गुजरात में थोड़ा प्रभाव तो डालेगी, ये साफ बात है। लेकिन 4 लोग तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे मुझे। शक्ति सिंह गोहिल दिखाई दे रहे थे, भरत सिंह सोलंकी दिखाई दे रहे थे, अल्पेश ठाकुर दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ हार्दिक पटेल दिखाई दे रहे थे। ये अल्पेश ठाकुर के भारतीय जनता में पार्टी में जाने की खबर कहां से उड़ी थी, क्या इसके कारण रहे और कांग्रेस ने कैसे डैमेज कंट्रोल किया? देखिए, अल्पेश ठाकुर खबर यहां से उठी थी कि जो बिहार पर उनका विवाद चल रहा था, जो उन्होंने कई बार ऐसा कहा था, तो लोगों को लगता था कि बिहार के प्रभारी हैं। और ये बात भी सच है कि शक्ति सिंह गोहिल गुजरात से आते हैं, उन्हीं के साथ अल्पेश ठाकुर अटैच थे सेक्रेटरी इंचार्ज के रूप में। लेकिन उसके बाद बयान के बाद से नहीं गए। तो अल्पेश को लगता था कि उन्होंने गुजरात का मुद्दा उठाया, लेकिन पार्टी उससे सहमत नहीं थी। उसके बाद डैमेज कंट्रोल किया गया, लोगों ने समझाया, उनकी मुलाकात भी हो चुकी थी यहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी के, लेकिन उसके बाद डैमेज कंट्रोल हुआ। उसके बाद आप आज देख सकते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा जो था वो अल्पेश ठाकुर का यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा और साथ में आपके साथ वो यहाँ पर मौजूद थे। मुझे लगता है कि मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। हार्दिक पटेल आगे की तरफ आ गए हैं, अल्पेश ठाकुर उनके साथ। मुझे लगता है यहाँ कुछ बाइट देंगे, मुझे वहां तक जाना पड़ेगा दीपक जी, अगर आप। ठीक है, आप जाइए, आप रजत जाइए, हम फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। अगर हार्दिक पटेल कुछ कहते हैं तो ब्रेक के बाद हम आपको सुनाएंगे कि हार्दिक पटेल ने क्या कहा। आंचल, मुझे लगता है कि कांग्रेस की संस्कृति से मुक्त भारत की जब से बात हुई, आपका चेहरा थोड़ा सा डाउन हो गया है। नहीं, मेरा चेहरा कोई डाउन नहीं हुआ। ये चीजें मुझे कोई ना प्रभावित करती हैं ना विचलित करती हैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हूँ। आप इस बात की चिंता ना करें। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। अगर आपको लोकतंत्र जिंदाबाद लंबे समय तक करना है तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए आप। नहीं, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव ही नहीं हूँ और ये शायद मेरे जैसे बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पर जानबूझकर नोइंगली एक्टिव नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। हर पत्रकार को अपनी राय रखनी चाहिए। हम पत्रकार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी राय नहीं रख सकते, हमें अपनी राय को रखने का पूरा हक है। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त या कांग्रेस की संस्कृति मुक्त वाले भारत से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की संस्कृति की गांधीवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। बापू ने कहा था, मेरे लिए भारत की असली आजादी वो है जब देशवासियों में भाईचारे की अटूट भावना हो। गांधी जी ने हमेशा अपने कार्यों के माध्यम से संदेश दिया कि असमानता और जाति विभाजन उन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। दुख की बात है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित करने में कभी संकोच नहीं किया। सबसे भयानक जातिगत दंगे और दलितों के नरसंहार की घटनाएं कांग्रेस के शासन में ही हुई हैं। बापू ने 1947 में कहा था कि समाज का नेतृत्व करने वाली सभी बुद्धिजीवियों और नेताओं का कर्तव्य है कि वो भारत के सम्मान की रक्षा करें, चाहे उनका राजनीति रुझान कुछ भी हो या कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े। अगर कुशासन और भ्रष्टाचार
फलते फूलते हैं तो देश के गौरव की रक्षा नहीं की जा सकती। कुशासन और भ्रष्टाचार एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आप किसी भी सेक्टर का नाम ले लीजिए, आपको वहां कांग्रेस का एक घोटाला नजर आ जाएगा, चाहे रक्षा, टेलीकॉम और सिंचाई का क्षेत्र हो या फिर खेल के आयोजन से लेकर कृषि, ग्रामीण विकास क्षेत्र, कोई भी सेक्टर कांग्रेस के घोटालों से अछूता नहीं है। बापू ने त्याग की भावना पर बल देते हुए ये सीख दी कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति के पीछे भागना ठीक नहीं है, जबकि कांग्रेस ने बापू की इस भावना के विपरीत अपने बैंक खातों को भरने और सुख सुविधाओं वाली जीवन शैली को अपनाने का ही काम किया। ये सुख सुविधाएं गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं की कीमत से जुटाई गई। तो प्रधानमंत्री आज के दिन ये ब्लॉग लिख रहे हैं, टाइमिंग को लेकर आपको कुछ खास बात आपको लगता है कि चूंकि आज CWC वहां हो रही थी तो एक प्रधानमंत्री की भी हेडलाइन अगले दिन अखबारों में छपे, टीवी चैनल्स में उनकी एक हेडलाइन चले कि कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री की क्या सोच है, तो बड़े सोची समझी टाइमिंग के साथ ये दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है एक बहुत ही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस की, और उसी दिन प्रधानमंत्री का ब्लॉग आना ये साफ संकेत देता है कि उनका एक हमला है कांग्रेस पर। और ये जो हमला है तब से शुरू हुआ था, दीपक याद है आपको 2014 से चुनाव से पहले, जब कांग्रेस की एक जो नैरेटिव बन गया था, एक के बाद एक घोटाले आ रहे थे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर इस तरह के एक पूरा तांता लग गया था घोटालों का, और फिर एक पॉलिसी पैरालिसिस की भी बात आई थी, गवर्नेंस पे भी सवाल खड़े हो गए थे। उस समय उन्होंने ये नारा दिया था, लेकिन आज इसका अब जो पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो सीधा निशाना है कांग्रेस के ऊपर, उस दिन जब वो महत्वपूर्ण निर्णय ले जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उसकी क्या रणनीति रहेगी। चल आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने बड़े चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल किया है, बड़े ही सटल ढंग से कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री कहां पर एक आम वोटर के मनस्थिति पर ठोकर मारना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये इवेंट मैनेजमेंट का अगर खेल हो रहा है दीपक, तो मुझे लगता है दोनों ही तरफ से हो रहा है। CWC की बैठक के लिए 58 साल बाद अहमदाबाद गुजरात का वेन्यू चुनना, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का 12 मार्च आज के दिन को चुनना, ये ब्लॉग लिखने के लिए। देखिए, मैंने रिसर्च तो नहीं की है दीपक, लेकिन मुझे ये याद नहीं पड़ता है कि दांडी यात्रा जो कि 1930 में 12 मार्च के ही दिन शुरू की थी महात्मा गांधी ने, 12 मार्च को कभी भी प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी को याद करते हुए इस दिन को चुनकर इस तरह का ब्लॉग लिखा हो या दांडी यात्रा को याद किया हो। हम रिसर्च से निकलवा लेंगे कि ऐसा पहले हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अगर आज के दिन हुआ है, इसको याद किया जा रहा है, तो गांधी जी की याद, चाहे वो मोदी जी हो उनको आई हो या फिर राहुल गांधी जी हो उनको आई हो, बहुत अच्छी बात है। उनके रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए, फादर ऑफ द नेशन है। नहीं, उनके रास्ते पर तो चलना चाहिए, लेकिन अगर आपको मानती हैं कि चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज अहमदाबाद से शुरू हो रही थी, इसीलिए गुजरात अहमदाबाद, गांधी गुजरात, गांधी देश, नहीं, वो तो मैंने कहा, वो इवेंट मैनेजमेंट है, पूरा इवेंट कारण, वही मैं कह रही हूं कि ये तो पूरा इवेंट मैनेजमेंट है, चाहे वो राहुल गांधी हो या मोदी हो, क्योंकि ये एक एफर्ट है हेडलाइंस को ग्रैब करने के लिए दोनों की तरफ से ही, कि आज आखिरकार क्यों CWC की बैठक तो 24 अकबर रोड पे भी हो सकती थी, 10 जनपद पे भी हो सकती थी, लेकिन अहमदाबाद में पहले जाकर इसको इवेंट की तरह बनाना, साबरमती आश्रम जाना, फिर रोड शो करके सरदार पटेल मेमोरियल जाना कांग्रेस के आला नेताओं का, फिर उसके बाद एक जनसंकल्प रैली करना, और बीच में CWC की मीटिंग भी घुसा दी गई है जहां तक। मुझे लगता है तो एक तो ये हुआ, और दूसरी तरफ पहले पढ़ लिया था आंचल, इसीलिए आप बार बार कह रही थी कि प्रियंका है, राहुल है, सोनिया है, तो रॉबर्ट वाड्रा को भी ले आओ। आपने ब्लॉग पहले पढ़ लिया था, मुझे लगता है ये जी है। जब ये आज का दिन जी पॉलिटिक्स का है, तो क्योंकि ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, वो कांग्रेस विद टेररिस्ट लिख रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस वाले लिख रहे थे बीजेपी विद टेररिस्ट, क्योंकि कल ऐसा हुआ था कि राहुल गांधी ने मौलाना मसूद अजहर जी कर दिया था, तो आज का पूरा नैरेटिव जी पॉलिटिक्स का था। तो सवाल ये बनता है ना कि जब राहुल जी वहां पर हैं, प्रियंका जी वहां पर हैं, सोनिया गांधी जी वहां पर हैं, तो फिर दामाद जी क्यों नहीं आ जाते हैं? तो ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा सकते हैं, और शायद यही वजह है, ये टाइमिंग की बात का काम आपने कर दिया, ये एंकर सवाल उठाना, डेविल्स एडवोकेट सवाल उठाना हमारा काम है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने ब्लॉग में यही सवाल रहना चाहिए, और सवाल उठाकर जवाब भी लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन आएगा, जब तो हम उससे जवाब जरूर लेंगे कि क्या अब राहुल जी, सोनिया जी
और प्रियंका जी के बाद रॉबर्ट वो वाड्रा जी घूम भी फिर के होंगे। सुबह एक प्रवक्ता जुड़े थे, बड़ी देर तक जवाब नहीं दे पाए और अंततोगत्वा उन्होंने ये कहा जब हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मंच पे कौन है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मेरे को भी बीजेपी का ही प्रवक्ता के तौर पे बनाना शुरू कर दिया। तो नहीं, असल में मैंने सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों पे हो जाती मानता है। हूं कि पत्रकार मुझे अगर लगता है सवाल हम उठाना सवाल भूल पूछे जाता है, तो सवाल सर्जिकल पूछना स्ट्राइक भूल हम पे जाता हो है, तो जाती है। पत्रकार नहीं रहता। हाँ, तो सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों पे आजकल हो जाती है, विच वी आर वेरी मच रेडी फॉर। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जिसका जिक्र आपने अभी अभी किया था। आतंकी मसूद अजहर को जी कहने पर राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी ने राहुल को कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आकर राहुल का बचाव करती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस का हर दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने आज एक फोटो जारी कर एनएसए अजीत डोभाल को सर्कल कर लिखा कि डोभाल आतंकी मसूद अजहर को लेकर अफगानिस्तान जाने वाले थे, और लेकिन कांग्रेस के इस दावे को भी रक्षा विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर मसूद अजहर को जी बोलकर राहुल गांधी बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी इस मौके को भुनाने से चूकने वाली नहीं है। मैंने बताया था कि कब अजीत डोभाल गए थे और कब मसूद अजहर गए थे और किसके साथ गए थे, लेकिन फिलहाल ये देख लेते हैं। अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें राहुल ने आतंकी मसूद अजहर को जी करके संबोधित किया था, और उसके जवाब में कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने रविशंकर प्रसाद का जो वीडियो ट्वीट किया है। जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है, हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है, हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक से खबर आ रही है, सोनिया का पीएम मोदी पर हमला। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि राष्ट्रीय हित से समझौता कर हो रही है राजनीति। मोदी पीड़ित बनने की कोशिश करते हैं, असली पीड़ित जनता है। तो आप वही जो हम कह रहे थे, सकते। विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हैं, और यही बताने की कोशिश है कि नैरेटिव ये होना चाहिए कि बेरोजगारी पर फिर से आए, जनता की समस्याओं पर आए, किस तरह से ना सिर्फ रूरल डिस्ट्रेस हो रहा है, किसानी का बहुत बड़ा संकट हो गया है, किसान बार बार आंदोलन कर रहे हैं। तो जय जवान जय किसान एक वो नारा जो दिया गया था, आज उसी पर जनसंकल्प जो रैली होनी है दीपक, वो भी इसी मुद्दे पर होनी है। और एक बार फिर से अपने आप को कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, इन नारों को रिवाइव करते हुए, रिविजिट करते हुए, और आज यही कहने की कोशिश शायद सोनिया गांधी की तरफ से भी सीडब्ल्यूसी बैठक में हुई है। विक्टिम कार्ड खेलने का मौका आते हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ही देती हैं, कभी देश की सुरक्षा को लेकर, कभी मोदी को चाय वाला कहकर, तो मोदी कहते हैं देखिए सब मिल गए हैं, ठग बंधन हो रहा है। और खासतौर से गुजरात में कहा जाए तो बिल्कुल वो गुजरात प्राइड में विक्टिम कार्ड का छौंक लग जाता है। सेल्फ गोल जो है वो कई बार हमने देखा है कि बेशक उनकी नीयत कुछ और हो, लेकिन जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ ऐसा मौका छोड़ देते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो जो उसको फायदा जो है पहुंच जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बाय डिफॉल्ट नहीं, स्ट्रैटेजी बनाकर मोदी फायदा लेते हैं। मैं आपको हिसाब बता देता हूं, जब 2002 के दंगे हुए थे तो उनके बारे में एक स्टोरी छपी थी, गुनाहों का देवता, इस तरह का शीर्षक था उसका, लेकिन उसको भी उन्होंने गुजरात प्राइड से जोड़ के चुनाव में अपने पक्ष में बहुत बेहतर तरीके से कर लिया था, और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री रहे। मौत का सौदागर शब्द को उन्होंने कितना ज्यादा ऊपर उठाया और किस तरह से विक्टिम कार्ड खेला। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को जब उन्होंने चाय वाला कहा गया था तो उन्होंने किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेला और चाय पर चर्चा कर दी। तो इस तरीके से भुनाने में नरेंद्र मोदी बेहद माहिर है। तो आज सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी से जो शब्द निकलेंगे, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी उस पर अनुसंधान जरूर करेंगे। बिल्कुल अनुसंधान करेंगे, और उसके बाद आगे के भाषणों का क्या रुख रहने वाला है वो भी साफ हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। There's a new day coming, a day when our lives become sustainable and dynamic. At Toshiba, we are driven to make a comfortable and safer world. Toshiba, for a new day. यादों की रसोई से पूरी
छलके आई। घर का स्वाद है आपके खाने में सर? घर का स्वाद तो होना ही था, आपके घर से जो जैसे 130 करोड़ और है। फॉर्च्यून ऑयल, घर का खाना होता है। ये रोज कोनों में आएंगे ही, इसीलिए काला हिट का नया लाइन फ्रेश रोज कोनों में लगेगा तो एक भी जानलेवा मच्छर नहीं बचेगा, बचेगी सिर्फ हिट लाइन फ्रेश की खुशबू। कहते हैं पापा कभी दोस्त नहीं बन सकते, बदल दिया। ऐसे प्यार की यहाँ कोई जगह नहीं है, बदल दिया। और छोटे शहरों में स्टार्टअप नहीं खुल सकता, बदल दिया। हम तो बदल रहे हैं और कहानियां उन्हें भी बदल देंगे। हॉटस्टार स्पेशल्स, कहानियां बदलेंगी। बेहतर टेक्निक के लिए चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, और दांतों की सफाई के लिए भी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। कल से कोलगेट सुपर फ्लेक्सी से खेलना। इसकी फ्लेक्सिबल गर्दन मुंह के हर मुश्किल कोनों तक पहुंचे, लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन तक पूरे मुंह की सफाई करे। फ्लेक्सिबिलिटी का नया कप्तान कोलगेट सुपर फ्लेक्सी। चुनावी गणित में यूपी की 80 सीटों पर बहुत बड़ा रोल है और हर पार्टी इसको बखूबी समझती है। इसी को देखते हुए एसपी बीएसपी के रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद कांग्रेस ने भी मुलायम सिंह यादव के गढ़ की 6 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। अब बिना गठबंधन की इस दोस्ती के मायने क्या हैं, ये तो समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये फैसला चुनावों पर कितना असर डालेगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो आंचल, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिकल अंडरस्टैंडिंग्स, बाय सीट अंडरस्टैंडिंग। आपको लगता है क्या एसपी बीएसपी और कांग्रेस ये अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे? मुझे जिस तरह से जो प्रवक्ता कई बार कहते हैं, और अखिलेश यादव ने भी केमिस्ट्री हम उन्हीं से सीख रहे हैं और उसको लागू करेंगे, हम क्यों बताएं, हम क्यों पत्ते खोल दें। तो अभी तक जो पहले समझ में आया, और तमाम हम लोगों का भी ये जब जैसे ये मुकाबला उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय हो गया, ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं एसपी बीएसपी एक कोने में है, और अगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतार दिया है, ईस्ट यूपी की कमान दे दी है, तो त्रिकोणीय हो जाएगा। इसका फायदा कहीं बीजेपी तो नहीं उठा लेगी। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है, धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं, और जैसे ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आएगी तो मुझे लगता है बहुत क्लियर हो जाएगा कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि एक लार्जर लेवल पर हमारी और उनकी विचारधारा, कांग्रेस और हमारी विचारधारा सेम है। ऐसे में सीट बाय सीट किस तरह से कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अगर वोट पोलराइज होते हैं तो बेस्ट एडवांटेजेस सिचुएशन क्या होनी चाहिए। हो सकता है ये स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग जिसे कहा जाता है वो हमें नजर आए, लेकिन वो पत्ते जब खुलेंगे तब खुलेंगे। आपका क्या हंच कहता है दीपक? मुझे लगता है कि टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों में होना तय है, क्योंकि जो सीटें हैं 80 सीटें हैं लोकसभा की, आधी समाजवादी पार्टी लड़ रही है कुछ अलायंसेस को देने के बाद, और लगभग आधी के आसपास बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। तो ये लोग ऐसा करेंगे जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, जैसे मसलन मैं कुशीनगर की बात करूं, कुशीनगर से आरपीएन सिंह खड़े हैं, धरौरा से जितिन प्रसाद खड़े हुए हैं, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद खड़े हुए हैं। तो जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट के जीतने की संभावना है, वहां पर एसपी बीएसपी का अलायंस ऐसा कैंडिडेट देगा जो भारतीय जनता पार्टी के वोट काटे। उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग इन चुनाव में बनकर रहेगी एसपी बीएसपी और कांग्रेस की। हालांकि आखिरी डिच एफर्ट हुआ था कि कांग्रेस को भी इस अलायंस के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन उनको लगा कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, अपर कास्ट का वोट है, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस चक्कर में सीधे बीजेपी के खाते में फिर से चला जाए। तो उन्होंने एक ब्लॉक रखने के लिए कि जो एसपी बीएसपी को नहीं डालना चाहते जातिवाद के नाम पे, अपर कास्ट के लोग, वो कांग्रेस को वोट डाल दें। कुछ इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग उन्होंने तैयार करने की कोशिश की है। आखिर आपको क्या लगता है, किस तरह की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग तीनों पार्टीज के बीच होने की संभावना है? देखिए दीपक, राजनीति में कुछ नहीं कह सकते आखिरी समय तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाते और उसके बाद लेकिन जो अलायंस की बात है वो अभी बातचीत ये आई है कि कांग्रेस इनके साथ गठबंधन नहीं करेगी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में मिलकर लड़ेगी। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे समझ में आती है, लेकिन
कांग्रेस और बीएसपी की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, वो उसमें मुझे थोड़ा संकोच ना वो तो अलायंस है जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो दोनों के एक साथ होगी, या तो दोनों से एक साथ होगी या दोनों से एक साथ नहीं होगी, उसमें लेकिन फिर भी मायावती इज मोर डिफिकल्ट टू टॉक टू। उस हिसाब से आपको लगता है कि अखिलेश यादव एक ब्रिज की तरह दीपक काम करेंगे जहां पर भी पेच फंसता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक देखना होगा कि मायावती किंग बनना चाहती है या किंग मेकर बनना चाहती है, ये भी एक चॉइस रहने वाली है। ये चुनाव उनके लिए डू और डाई का चुनाव है। अगर वो चाहेंगी तो वो क्वीन बनना चाहेंगी, ना वो किंग बन पाएंगी ना वो किंग मेकर बन पाएंगी, वो क्वीन बनना चाहेंगी, वो रानी बनना चाहेंगी, महारानी बनना चाहेंगी। ये कोशिश उन्होंने 2008 में की थी। 2008 में जब कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था, जब वो पूरा कांड हुआ था, जब संसद के पटल पर नोट रखे हुए थे, उससे पहले जो सरकार के गिरने की नंबर गेम की संभावना थी, तब मायावती बहुत फ्रंट फुट पर आकर खेली थी और उन्होंने अपने हर तरह के कार्ड खोल दिए थे कि अगर संभावना बने तो वो प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंच सकती है। तो वो उनका आखिरी एफर्ट है। इसलिए मायावती अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट को छोड़ देंगी, लेकिन अपने लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि दलित की बेटी इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए जब दूसरी पार्टियां जो हैं बहुमत पाने के बाद बनाने की स्थिति में ना हो। और मायावती इसके लिए कोशिश भी करेंगी अगर नंबर गेम उस तरीके से होता है। लेकिन ये बड़ी साफ बात है कि अभी तक की परिस्थितियों को देखते हुए नंबर गेम मुझे लगता है अर्थमेटिक जो है, अभी तक उत्तर प्रदेश का भी नैरेटिव जो बना हुआ है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास, वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखाई देता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और सीएम फडणवीस की मौजूदगी में वो शामिल भी हो गए हैं। अहमदनगर से बीजेपी बना सकती है उन्हें उम्मीदवार। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, चुनावी माहौल में इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता कांग्रेस के लिए कि उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बेटा ही जाकर शामिल हो जाए बीजेपी के अंदर। अपनों को तो बचा नहीं पा रही है, चुनाव किस तरह बचाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, एक के बाद एक कह सकते हैं कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगता जा रहा है चौतरफा। महाराष्ट्र में सबसे पहला बड़ा झटका लगा है कि जब महाराष्ट्र के जो खुद विरोधी पार्टी नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल, उनका बेटा ही अब बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गया। दूसरा बता दूं आपको कि मुंबई के ही कालीदास कोलंबकर कांग्रेस के विधायक हैं, वह भी किसी भी वक्त आज या कल में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी चौतरफा महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगता जा रहा है, बीजेपी के इनके फायदा हो रहा है। और देखिए, एक बात ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो अपने ही घर को जो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको बचाने की बजाय यह कांग्रेस जो समझा नहीं पा रही। दूसरी बात इससे जोड़ के बताऊं आपको, प्रकाश अम्बेडकर जो महाराष्ट्र में दलित एक बड़े नेता है, उन्होंने भी अब कांग्रेस से किनारा कर लिया है। वह भी पूरे महाराष्ट्र के 48 सीटों में चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं। यानी जिस तरह से महागठबंधन महाराष्ट्र में बनने जा रहा था, तब कांग्रेस को फायदा होता, वह फायदा होता अब दिखाई नहीं दे रहा। कहीं कहीं जरूर बीजेपी और शिवसेना को इसका पूरा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब बीजेपी ने, चूंकि आचार संहिता लागू होते ही बीजेपी ने शुरुआत कर दी है और जितने भी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं और जो नाराज हैं, वह बीजेपी के पाले में आते जा रहे हैं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी के सदस्य मंगलवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं। मध्यस्थता की शुरुआत बुधवार से की जाएगी। बुधवार को 25 लोगों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। कमेटी के सदस्य श्री रविशंकर, रिटायर्ड जस्टिस खलीफुल्लाह और श्री राम पंचू अवध यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। इस गेस्ट हाउस में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी गेस्ट हाउस में बैठक भी होगी। यानी कि जितने स्टेक होल्डर्स है दीपक, उनको बुला लिया गया है बातचीत के लिए और ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन थी कि 1 हफ्ते के अंदर पूरा प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, चल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में कौन कौन सी बातें रही होंगी जब उन्होंने एम्बार्गो लगाया होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जब टेबल पे नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठाया जाता है, किसी को मीडिएशन के लिए लाया जाता है, तो वो दोनों तरफ से ही पहल होनी चाहिए। दोनों तरफ में ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। यू हैव टू लूज ग्राउंड। लेकिन जो फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोर्ट में कुछ और कहा जाता है, मीडिएशन में कुछ और कहा जाता है और बाहर आकर, क्योंकि ये मामला, ये कहना गलत होगा कि पूरी तरह से लीगल है, टाइटल सूट है, ये आस्था से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो बाहर आके पब्लिक पोस्ट
क्वेश्चनिंग जो शुरू होती है वो मीडिएशन प्रोसेस को झटका ना लगे, इसीलिए कोर्ट ने पूरी तरह से ये कवायद की है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी। और हमारे जो सहयोगी ने भी हमें बताया कि ऐसा नहीं है कि वो आकर कुछ लीक करवा दें या पत्रकार से बोल दे। ये एम्बागो ऐसा है कि पूरी तरह से बैन होगा कि मीडिएशन प्रोसेस कहां जा रहा है। दीपक, ठीक है आंचल, इस पूरी जानकारी के लिए और आते हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में आज के लिए इतना ही, लेकिन दिन भर की पूरी खबरें और उनका सटीक विश्लेषण मेरे साथ देखिए नहले पे दहला में रात 9 बजे।